नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर 15 लेकर आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है और इनके आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें और आपका जो भी स्कोर रहता है 30 में से वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर भाई बोला गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन के 6 थीमों में शामिल है। ऑप्शन है परिवार एवं मित्र, हम चीजें कैसे बनाते हैं, पानी, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए भाई, आप लोग ध्यान रखना, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में बांटा गया है। पहली थीम है परिवार एवं मित्र, ठीक है। दूसरी थीम क्या है, भोजन, ठीक है। तीसरी थीम क्या है भाई, पानी, आप लोग नोट करते जाएं। चौथी थीम क्या है भाई, आवास, ओके। पांचवी थीम क्या है भाई, यात्रा। और छठवीं थीम है हम चीजें कैसे बनाते हैं। यहां से भाई बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपको यह 6 थीमें याद होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यह सभी थीमें शामिल हैं। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। किस वर्ष से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल बनाया गया, 1945, 1932, 1928 या फिर 2001। तो भाई मेरे, हम सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को कब बनाया गया, तो ये बनाया गया था भाई 1928 में। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। इसके साथ ध्यान रखेंगे, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, ओके। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब या फिर केरल। तो भाई मेरे, बैसाखी है पंजाब राज्य का प्रमुख त्योहार। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना, जो लोहड़ी है भाई, लोहड़ी भी भैया पंजाब का प्रमुख त्योहार है, ये भी आप ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए भाई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर बोला गया है किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या फिर अरुण। तो मेरे भाई, पहले बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या थी 79 और यह सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह था। लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह है शनि के। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। शनि के उपग्रहों की संख्या मेरे भाई 82 है, ओके। इसके साथ साथ ध्यान रखें, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा है, ये भी आप ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो भाई कमेंट करेंगे या कॉपी में नोट करेंगे। आप देखेंगे आपने कितना स्कोर किया है, आप कहां पर क्या गलती कर रहे हैं, वो गलती भैया आपको नोट करना है और गलती आपको रिपीट नहीं करना, ओके। निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। फिर कहा गया है चार्ट एवं ग्राफ दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो मेरे भाई, जो चार्ट और ग्राफ है भाई मेरे, यह दृश्य सामग्री है, ना कि श्रव्य, मतलब ये क्रॉस हो जाएगा। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, तो ऐसा बात नहीं है भैया कि केवल सामाजिक विज्ञान में ही चार्ट का प्रयोग होता हो, ये भी क्रॉस कर दो। शिक्षण में कुशलता के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, किसने बोला भाई ऐसा। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आती हैं। ये लिया गया है आपके आपदा प्रबंधन से, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई ये क्वेश्चन है।
इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? 16 अगस्त 1945, 26 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 या फिर 8 अगस्त 1945। तो ध्यान रखिए भाई, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी 6 अगस्त 1945 को। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ है चला जाएगा। ध्यान रखना, यहां पर कहा गया है इतिहास की पहली परमाणु दुर्घटना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जब 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका के जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। ठीक है, चलिए इसके बाद भैया हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? भाई हम सभी जानते हैं हानिकारक गैसों और अन्य प्रदूषण की वजह से जो ताजमहल है इसको क्षति पहुंच रही है, इसका रंग धीरे धीरे क्या है, पीला होता जा रहा है। तो इसी को देखते हुए भाई वर्ष 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को आदेश दिया था कि ताजमहल के आसपास वाले क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। हरित क्षेत्र से मतलब क्या है, वहां पर पेड़ पौधों का क्षेत्र, ठीक है, जिससे प्रदूषण वहां का कम हो सके। ओके, इसके बाद भैया हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है, यह कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर केरल? तो ध्यान रखना, शांत घाटी जिसे मौन घाटी या साइलेंट वैली कहा जाता है, ये भैया केरल में है। और पूछा जाए आपसे भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है मेरे भाई, तो वह शांत घाटी में ही पाई जाती है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। और जिन लोगों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। मधुबनी कहाँ भैया? मधुबनी भैया बिहार में है, जहां की चित्रकारी बहुत ही फेमस है। तो बताइए इसमें किस रंगों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग नहीं, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट नहीं, बल्कि यहां इसमें यूज होता है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल का। ठीक है, यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ है चला जाएगा। ध्यान रखना, इसमें भाई हल्दी, नीले और फूलों का यूज भी होता है। ओके, इसके बाद भैया हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। और पूछा जाए आपसे मधुबनी चित्रकारी कहां पर फेमस है, तो बता देना भैया कहां? बिहार में। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। यहां पर क्या है भाई मेरे, हाथियों के झुंडों के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, फिर इसमें से हमें चुनना है कौन से सही है इन 4 ऑप्शनों में से। चलिए, तो देखिए पहला क्या है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, हथनियां होंगी झुंड में और 14 से 15 वर्ष के बच्चे होंगे। ओके, हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, तो ये गलत है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही झुंड का नेता होती है, बिल्कुल सही है। एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? नहीं, 10 से 12 होती है, अर्थात ये गलत है। तो यहां पर हम देखें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही है, तो यहां पर हम देखते हैं ए और सी हमें ऑप्शन बी में दिया है, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। और सारे जो क्वेश्चन भाई आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर है। ठीक है, इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? वैश्विक तापन का मतलब क्या है भाई? ग्लोबल वार्मिंग। तो भाई मेरे ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल सही है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड सही है, ये सभी जिम्मेदार हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और यदि अब पूछा जाए मुख्यतः कौन जिम्मेदार है, तो भैया मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। इनमें से कौन सा अम्ल
कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? बताइए इन चार में से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? बता चुका हूं मेरे भाई मैं आपको कई बार कि अम्ल वर्षा बहुत ही घातक होती है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है जीव जंतुओं, इमारतों, पशु पक्षियों सभी पर पड़ता है। तो मेरे भाई अम्ल वर्षा में नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 होता है और H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ है, ए और बी दोनों। ए क्या है इसको ध्यान रखें, ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है और ए है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। ओके, इसके बाद भैया हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पर। चलिए, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। बताइए भाई ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा पहचाना गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है। जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई ये पहचाना गया था जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। देखिए ग्रीन हाउस गैसें में कौन कौन सी गैसें आती हैं इनके नाम भी ध्यान रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन भी भैया ग्रीन हाउस गैस होती है, ये भी आप ध्यान रखें। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? बताइए बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? यूरिया, सोडियम फास्फेट, DAP या फिर वर्मी कंपोस्ट। तो मेरे भाई सबसे उपयोगी होता है इसके लिए वर्मी कंपोस्ट। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए। बागवानी कृषि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, कंदमूल फसलें, फूल आदि को उगाया जाता है। इस कृषि में मृदा को बचाने एवं उपजाऊ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि किसान अधिक से अधिक जैविक खादों का उपयोग करें तथा रासायनिक खाद जैसे यूरिया, सोडियम फास्फेट, DAP इनका प्रयोग कम से कम करें। ठीक है, तो इसके लिए किसानों को वर्मी कंपोस्ट का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वर्मी फार्म केंचुओं द्वारा तैयार किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। 10% नियम दिया गया। जो हमारा ऊर्जा उपभोग से संबंधित नियम है 10% का नियम बताइए किसके द्वारा दिया गया? लिंडमान के द्वारा, गोल्डमान द्वारा, बेकमान द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे भाई ये नियम दिया गया था लिंडमान के द्वारा। 10% नियम जो कि ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। ठीक है, चलिए कब दिया गया था? 1942 में, ये भी आप ध्यान रखें। यहां पर कहा गया है EIA अर्थात एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में बताइए कब स्थापित किया गया? 1967, 1969, 1971 या 1973? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो भाई ये स्थापित किया गया था 1969 में। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ है चला जाएगा। कब किया गया था? 1969 में। ओके, देखिए अमेरिका में पर्यावरण प्रदूषण पड़ने वाले घातक प्रभावों को 1969 में EIA के रूप में प्रतिपादित किया गया। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? मेरे भाई हम सभी जानते हैं जो ओजोन परत की मोटाई है भाई वो डावसन यूनिट में मापी जाती है, और जहां पर ओजोन परत की जो मोटाई है भाई 200 डावसन से कम होगी वहां पर छिद्र की संख्या दी जाती है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट बताइए, इसका आपने नाम कई बार सुना होगा। बिश्नोई संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित किया गया? BR अंबेडकर, भजनलाल, गुरु जम्बेश्वर या फिर जोधपुर के राजा? तो भाई ये स्थापित किया गया था गुरु जम्बेश्वर के द्वारा। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई थी? 15वीं शताब्दी में राजस्थान में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं।
निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर NO या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई मेरे ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, जो हमें ऑप्शन सी में दिया है। इसकी वजह से क्या होता है? पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना और आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। कर्णकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ग्रेविटी सेटलिंग चेंबर बिल्कुल सही है, साइक्लोन कलेक्टर बिल्कुल सही है, फैब्रिक फिल्टर ये भी सही है। तो अर्थात हम कह सकते हैं इन सभी का जो यूज है भैया वो कर्णकीय प्रदूषण को समाप्त करने में किया जाता है। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। बताइए यह किसके बारे में जो नियम है निर्देशित करता है? पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग या फिर बी और सी। तो मेरे भाई ये जो अधिनियम है यह लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग इन दोनों का निर्देशित करता है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ बी और सी। ठीक है, चलिए देखिए यहां कहा भी गया है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम 2001 के तहत तीव्र गति से लाउड स्पीकरों को बजाना तथा जनसभाओं की तीव्र गति से संचार करने वाले लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी गई है। चलिए श्वेत फेफड़ा कैंसर बताइए किससे होता है? एस्बेस्टस से, पेपर से, टेक्सटाइल से या फिर सिलिका से? तो मेरे भाई टेक्सटाइल से होता है श्वेत फेफड़ा कैंसर, जिसे श्वेत फुस्फुस भी कहा जाता है। यहां पर आप व्याख्या भी देख सकते हैं। टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के जो फेफड़े हैं उनमें रुई के छोटे छोटे कण सांस के अंदर जमा हो जाते हैं। ठीक है, इससे ही भाई बोला जाता है श्वेत फेफड़ा कैंसर। ओके, इसके बाद भैया हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 24 पर। निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, O2 या फिर CO2? तो मेरे भाई आपको बता दें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह ऐसी गैस होती है जो ऑक्सीजन से पहले ही भैया हीमोग्लोबिन से गहन संलग्नता करती है, जो कि मनुष्य की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर भैया वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी बंध बनाने की क्षमता बहुत अधिक होती है ऑक्सीजन की अपेक्षा। लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्मकाल के दिन में, ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय या फिर शीतकाल में सुबह के समय? तो भाई मेरे लंदन धूम्र पाया जाता है शीतकाल में सुबह के समय। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। देखिए कहा भी गया है यहां पर शीतकालीन मौसम में सुबह कोहरे जैसा दिखने वाला वायु प्रदूषण लंदन धूम्र कहलाता है। इस तरह की स्थिति लंदन में उत्पन्न हुई थी, इसलिए सांकेतिक रूप से इसे लंदन धूम्र नाम का प्रयोग किया गया। ओके, प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? बताइए भाई जो समुद्र का जल है कितना प्रतिशत पीने के योग्य है? तो भैया हम सभी जानते हैं खारा है भैया बहुत पानी, तुम लोग को ना के बराबर होगा। तो कितना है मेरे भाई 0.65 प्रतिशत। ओके, यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, क्योंकि जल की जो अधिकांश मात्रा है वो समुद्र की क्षारकता की वजह से पीने के योग्य नहीं है।
BOD5 क्या है? आपने कई बार नाम सुना होगा भाई मेरे BOD5। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्या आपको पता है मेरे भाई? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ है, या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट्स है। तो मेरे भाई यहां पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी के साथ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। ठीक है, देखिए इससे क्या है, जल या वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? बताइए, हरित गृह प्रभाव की वजह से पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? तो भाई मेरे इससे होता है इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, राइट आंसर यहां पर हमारा होगा ऑप्शन डी। इंफ्रारेड रेडिएशन मतलब क्या होता है? अवरक्त विकिरण। ठीक है, यहां पर कहा गया है हरित गृह प्रभाव के कारण सूर्य की किरणें वायुमंडलीय परत को पार नहीं कर पाती हैं, परिणाम स्वरूप यह किरणें पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं और इंफ्रारेड रे अर्थात अवरक्त किरणों जैसा व्यवहार करती हैं तथा इस प्रकार पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन वृद्धि होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, वायुमंडल हमारा घर में हो जाता है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पहले भी हम 28 कर चुके हैं और ये फिर से 28 आ गया है। तो यहाँ पर क्या है, एक बीच में भैया क्वेश्चन मिस हो गया था, इसलिए यहाँ पर रिपीट हो गया है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन भैया 30 ही है, आप इससे निश्चित रहें। इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई मेरे जैव अपघट्य ऐसा पदार्थ होता है जो आसानी से अपघटित हो जाए। तो यहां पर भैया प्लास्टिक भैया अपघटित नहीं होगा, ना शीशा होगा, ना पॉलीथीन होगा, अर्थात कोई भी जैव अपघट्य नहीं है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी के साथ, सॉरी इनमें से कोई के नहीं, क्योंकि ये कोई भी जैव अपघट्य नहीं है। ठीक है, चलिए कभी कभी क्या हो जाता है भाई मेरे, कुछ का कुछ कह जाता है, इसलिए माफ कीजिए करें मुझे। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भाई? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, तमिलनाडु में या फिर सिक्किम में? तो मेरे भाई डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भाई 1981 में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसके बाद कमेंट करेंगे आपने कितना स्कोर किया है। चलिए, कहा गया है पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? बताइए, आप इनमें से किसका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे? बिल्कुल भैया रखेंगे कि आखिर बच्चा किस में रुचि लेता है। लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचि का लगेंगे? बिल्कुल, हम यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं करेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो तो भैया इसका हम ध्यान नहीं रखेंगे कि वह बहुत ही कीमती हो। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, हमें भैया गुणवत्ता से मतलब है, ना कि मूल्य से। ठीक है, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए, बी और डी सही है। तो जो हमें दिया है ऑप्शन सी में, ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। भैया क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।